Okay, so today we'll continue with the different principles of criminal liability. तो हमने देखा एक्टस रियस एंड मेंस रिया, ठीक है। वो हमने कल देखा, पूरा एलॉबरेट किया। अभी एक्टस रियस और मेंस रिया में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटेंशन, मोटिव, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, नॉलेज। तो हम मैं बस आपको एक गो थ्रू करना चाहता हूँ। देखो ये थियोरटिकल है, कई बार इंटेंशन और मोटिव सेम होता है, कई बार रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस भी सिमिलर हो सकता है, पर थियोरेटिकली उसको अलग अलग डेफिनेशंस दे रखे हैं। लेकिन कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ये शब्द हम साथ में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। कई बार दोनों सेम भी हो सकते हैं, कई बार दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले इंटेंशन के बारे में लिखते हैं। Intention means a purpose or desire to bring about the contemplated result or foresight that certain consequences will follow from the conduct of the person. अब ये फोटोग्राफ अगर आप देखोगे तो वो आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब दरवाजा तोड़ दूंगा, नेचुरली उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे कि मैं घर के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास करके चोरी कर पाऊंगा। थेफ्ट हो सकता है, उसके साथ अगर ज्यादा लोग हैं तो रॉबरी, डकैती, मोर देन 5 पीपल, उसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो ये क्यों कर रहा है, दरवाजा क्यों तोड़ रहा है? बिकॉज मेरा इंटेंशन क्या है, चोरी करना। मैं किसी के ऊपर वार क्यों कर रहा हूँ चाकू से? क्योंकि मेरा इंटेंशन उसका मर्डर करना है। तो ये इंटेंशन क्या होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, ये हाँ भाई मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ब्रेकिंग द डोर ओपन सो दैट आई कैन गो एंड कमिट अ थेफ्ट। ओके, सो इंटेंशन मतलब क्या, योर एक्चुअल एक्ट, जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो कि मैं इसका खून करना चाहता हूँ, दैट इज योर इंटेंशन। ओके, अभी अगेन आई गिव अनदर जो लेटेस्ट एग्जांपल है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का, कि वो जब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जब भाषण दे रही थी, शी वाज सेइंग दैट आई एम द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और या मेरे मैं आई एम द एम्बेसडर फॉर द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ। तो वो बार बार इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रही है कि जॉनी डेप ने मुझे बहुत मेरे ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, ठीक है। लेकिन अब जब डिफेमेशन ट्रायल, उसको लगा नहीं था कि ये जॉनी डेप उसके ऊपर डिफेमेशन ट्रायल लगा देगा, डिफेमेशन के चार्जेस लगा देगा, वो प्रूव नहीं कर पा रही है। वो शी इज नॉट एबल टू प्रूव बिकॉज शी डज नॉट, आइदर शी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रूफ, या जो भी वो प्रूफ दिखा रहे हैं वो सारा का सारा प्रूफ गलत साबित हो रहा है। व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड हर टेलिंग इन द मीडिया दैट मेरे पीछे ये क्यों, मैं why she became the ambassador for victims of domestic violence, because she's portraying herself like that। इंटेंशन क्या है, जॉनी डेप का इमेज खत्म हो जाए, उसका इंटेंशन वही प्रूव कर, अभी कोर्ट में वही प्रूव कर रहे हैं कि ये जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या मीडिया के आगे जाके जो बोलती है 10 बार, इनडायरेक्टली वो जॉनी डेप इज अ मॉन्स्टर, यही बताने की आप कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब भी वो बोलती है कि मेरे ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, लोगों को किसने किया, जॉनी डेप ने किया। तो ये होता है इंटेंशन। कि कई बार मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, why am I teaching you? So intention, you guys find it easy to understand IPC, you guys understand, आप एग्जाम में आपको अच्छा लगे और मुझे फीस भी मिले, सिंपल, ये मेरा इंटेंशन है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, नेचुरली बच्चों को समझ में आए इसके लिए पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए हर इंसान का कभी कभी वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने अलग और चबाने के अलग होते हैं। तुम्हारा इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, तुम ये क्यों कर रहे हो? आप दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो अगर आपके पास चाबी है? अगर आप घर मालिक है, अगर ये बाइक आपकी है, तो आप अलग अलग चाबियां क्यों डाल रहे हो? डाउट आता है ना, मतलब ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इंटेंशन। For instance, if a man throws a boy from a high tower or cuts off his head, it is obvious that the desire of the victim is, अगर मैं किसी बच्चे को तो बिल्डिंग से नीचे फेंक देता हूँ या उसको मार देता हूँ, काट देता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है? मर्डर। मैं खेल रहा था ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने बच्चों को ऊपर से टावर से फेंक दिया, ये खेलना तो नहीं बोल सकते आप। इसमें क्लियर इंटेंशन है कि आप उस बच्चे को मारना चाहते हो। इफ अ मैन अबैंडन्स हिज 2 month old child इन अ जंगल, एक फॉरेस्ट में अगर किसी बच्चे को छोड़ देते हो और वहां से चले जाते हो, ऑब्वियसली दैट चाइल्ड इज गोइंग टू डाई। कोई तो जंगली जानवर आके खा लेगा, नहीं तो भूख से वो बच्चा मर जाएगा, रो रो के वो बच्चा मर जाएगा। यहाँ पे इंटेंशन क्या है? कई बार आपने पुराने मूवीज में देखा होगा कि बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, किसी कचरे के ढेर में रख देंगे, पुराने मूवीज में, या किसी एनजीओ या किसी मंदिर के स्टेप्स के ऊपर बच्चा छोड़ के चले जाएंगे। इंटेंशन क्या है कि भाई मैं ये बच्चा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको अबैंडन करके चला जा रहा हूँ। अब वो हे बेबी में आपने देखा होगा, अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख वो बच्ची को
बाहर रख देते, बारिश हो जाती है, बच्ची मरते मरते बच गई, क्योंकि दे डिडंट वांट टू टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी, वो रिस्पांसिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। दैट वाज देयर इंटेंशन कि उन्होंने उस बच्चे को वहां क्यों रखा। ओके, इन ऑल सच केसेस द मैन इज सेड टू हैव एंटेड द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट यही है कि मैं खत्म करना चाहता था, या मैं उसको मारना चाहता था, या मैं उसको अबैंडन करना चाहता था। कई सारे लोग एनआरआईज इंडिया में आते, मैं कनाडा का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ, और अरे अमेरिका रिटर्न, यूरोप रिटर्न, शादी करवा देते हैं। वो बोलता है मैं आगे जाता हूँ, मैं उसके सारा उसका वीजा उसका पासपोर्ट का काम हो जाएगा, तब मैं उसको बुलवा लूंगा, और उसके बाद पता ही नहीं चलता, और एक्स पार्टी डिवोर्स ले लेते हैं, डाउरी ले लेंगे, शादी करवा लेंगे, मजा मौज मस्ती सोना बिना पैसा सब लेके वापस चले जाते हैं वहां पे, बिकॉज उसको कुछ पता ही नहीं है, और वहां पे एक्स पार्टी डिवोर्स ले लेते हैं। अभी तक इंडिया में इसके ऊपर कोई भी कायदा नहीं है टू प्रोटेक्ट आवर वुमन फ्रॉम सच काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट पीपल। औरतें भी करते हैं कि हाँ भाई वहां से आई है, मैं सेटल करवा दूंगी। मेरे मेरे पर्सनल एक दोस्त ने भी ऐसी एक लड़की से शादी की जो यूएस में सेटल थी। ही गॉट मैरिड टू हर फॉर मनी, देन आई लव यू जो रब ने बना दी जोड़ी, वो जब चल रहा था फेसबुक पे, रियलिटी सबको पता थी कि इसने उसे शादी क्यों की। लेकिन अब वो लड़की अच्छी निकल गई, पर ऐसा हर कोई थोड़ी ना है, कोई शादी करके बोलेगा हाँ आप आ जाना, मैं आपका कर देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया तो आप आ जाओ। लेकिन आए नहीं, और एक्स पार्टी डिवोर्स का ऑर्डर आ गया कि डिवोर्स हो गया, और वो उनको वो जो बीवी है इंडिया में बैठी उसको पता नहीं। तो लाइक दिस ऐसा बहुत होता है। उसका मोटिव क्यों, इंटेंशन में व्हाट आता है, हाउ आता है, लेकिन मोटिव में व्हाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो टॉम एंड जेरी दोनों तो सेकंड कर रहे हैं, दे आर वो हाथ तो, लेकिन मोटिव क्या है, मारना है दोनों, एक बेसबॉल की बैट एक बम लेके जेरी बम लेके खड़ा है, तो ये दिखाते कुछ और है और वो कुछ और है। तो मोटिव क्या होता है कि व्हाई वाज दैट एक्ट परफॉर्म। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, दैट इज इंटेंशन। Okay, why did you hit the person with the racket, why did you hit the person with the hockey stick, that is the motive। मारा because I wanted to kill him, मैं उसको मारने के इंटेंशन से मैंने उसके ऊपर वार किया। क्यों, क्योंकि मैं उसकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद है। या इट कैन मीन क्यों मैंने उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि नहीं बाबा मेरे को दूसरी लड़की पसंद आ गई, मैंने मेरी मेरी पहली बीवी को अबैंडन कर दिया, डेजर्ट कर दिया। ओके, ऐसे अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। तो इंटेंशन मोटिव डिस्टिंग्विश्ड है, दोनों अलग अलग है। मोटिव इज द रीजन और ग्राउंड ऑन एन एक्शन, कि क्यों मैंने वैसे किया, व्हाई डिड यू किल योर वाइफ, मैं दूसरी शादी करना चाहता था, या हमारा इतना झगड़ा हो गया कि गुस्से में मैंने मार दिया, वो मर गई, या व्हाई आर यू ट्राइंग टू, आपने ऐसे थेफ्ट क्यों कमिट की, मेरा मोटिव अरे मेरा बच्चा घर पे भूखा था उसके लिए मैंने आई आई मैंने थोड़ा खाना या थोड़ा सा ब्रेड चोरी कर लिया, ये भी मोटिव हो सकता है। कई बार ऐसे होता है पुलिस स्टेशन में कि जब कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, सब लोग उसको मारने को दौड़ते हैं, उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं। पुलिस वाले जब आ जाते हैं उनको बोलते हैं ठीक है अभी आप चाहिए, हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, हम चार्ज करते हैं फाइल। लेकिन जब मोटिव पता चलता है कि बाबा क्यों चोरी की, कि पैसा नहीं है, घर पे माँ बीमार है, या देखते हैं वो चेक करते हैं बच्चा भूखा था साहब उसके लिए ब्रेड चोरी कर लिया, और पुलिस वाले छोड़ देते हैं। मूवीज में भी देखा होगा, रियलिटी में भी होता है, रियलिटी में भी ऐसा होता है। ओके, whereas intention is the volition or active desire to do an act। For instance, A kills B, the intention is to cause death। क्या intention है, मुझे उस इंसान B को मार डालना, that is my intention। The motive, क्यों मारना चाहते हैं, why do you want to kill that person, satisfaction of some such desire like revenge, vengeance, hatred। ठीक है, क्राइम पेट्रोल में मैंने केस देखी थी कि एक लड़के ने एक दूसरे लड़के को मार दिया, दे वर फ्रेंड्स, तो इंटेंशन उसको मार डालना था सर। क्यों, क्योंकि उसका और मेरा झगड़ा हो गया था फेसबुक के एक कमेंट के ऊपर। झगड़ा ऐसा हुआ था कि वो लड़का काफी पॉपुलर था, काफी गुड लुकिंग था, पैसे वाला था, तो हमेशा वो फेसबुक पे कुछ कमेंट्स डालता था या वो कुछ लिखता था, मैसेज डालता था फेसबुक के ऊपर, जिसको काफी हिट्स आते थे, लाइक्स, कमेंट्स। और ये लड़का भी डालता था, लेकिन जिसका खून हुआ वो हमेशा उसके ऊपर हंसता था कि तू कॉपी करता है, तेरा ओरिजिनल नहीं होता है। तो उस आउटरेज में, उस गुस्से में वो उस बच्चे को, उसका अपने ही दोस्त को मार डालता है। कई बार ऐसे, तो ये उसका मोटिव क्या था, रिवेंज।
ठीक है। तो ऐसे लिए ऐसे काफी केसेस हुए हैं फेसबुक पे लेके, पहले ऑलरेडी के बेसिस पे, अभी फेसबुक अभी इंस्टाग्राम, कि ऐसे क्राइम रेट काफी बढ़ गया है, किडनैपिंग्स बढ़ गए हैं, मर्डर, रेप। उसके अलावा सोशल मीडिया पे काफी बार आपके बैंक अकाउंट में से पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि वो आपको बातों में उलझा के आपके पास का आपका अकाउंट नंबर या आपका बैंक अकाउंट नंबर ये सब निकाल लेते हैं, और उसके बाद वो लोग हैकिंग करके पैसा निकालवा लेते हैं। तो ये अलग अलग मोटिव होते हैं। इंटेंशन होता है आपको बेवकूफ बनाना, मोटिव होता है आपके अकाउंट में से पैसे निकालना। ठीक है। सो these are different motives. So motive is not the basis for criminal liability. Okay. Criminal law takes into account only a man's intention and not his motives. कोर्ट पे चर्चा होगी उस चीज के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि पनिशमेंट डिसाइड करते समय मोटिव क्यों किया आपने ऐसा, जब सिद्ध हो जाता है, सारा एविडेंस आपके आगे क्लियर कट है, तभी आपको तो बोलना ही पड़ेगा हाँ साहब ये मेरे पीछे का इंटेंशन ये था, या मेरे पीछे का जो मोटिव था, ये आपने चोरी की वो दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, क्यों। आपको सजा तो होने वाली है, 3 साल 4 साल 2 साल जो भी थेफ्ट की सजा होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन क्यों किया। सर ऐसा ऐसा घर में हालत खराब है, ऐसा ऐसा जॉब नहीं गई, या लॉकडाउन की वजह से वाट लग गई, बिजनेस डूब गया, पैसा नहीं, इसके लिए करना पड़ा, तो हालत से मजबूर होके मैंने किया, या सर मैं तो प्रोफेशनल हूँ, यही मेरा काम है, तो भाई पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा होगी। A good motive will not render lawful what is in fact a crime. If a man steals food in order to feed his starving child, the act amounts to theft in spite of the fact that the motive behind the act was a good one. देखिए भाई, आपने चोरी की, मैंने आपको बोला, अगर मोटिव बिकेम द बेसिस फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, पनिशमेंट नहीं दे पाओगे आप। अरे हाँ सर मैंने चोरी की, लेकिन मेरे बच्चा भूखा था इसके लिए मैंने चोरी की, तो आप पनिशमेंट नहीं दोगे क्या। सर उसने उसने मेरे भाई को मार दिया, इसके लिए मैंने उसको मार दिया, मेरा मोटिव ये था कि सर मेरे घर वाले मेरे फादर को मार दिया, या मेरे भाई को मार दिया, या इसने बलात्कार किया तो मैंने उसको खून कर दिया, है ना। आपने मूवी देखा होगा, मॉम देखा होगा श्रीदेवी का, उसके अलावा आपने जज्बा ऐश्वर्या राय का वो देखा होगा, जिसमें रिटेलिएशन में वो जो रेपिस्ट उसका खून कर देते हैं, करेक्ट। बट दैट कैन नॉट बी द बेसिस फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी, इंटेंशन हैज टू बी, क्योंकि मोटिव अच्छा भी हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है, मोटिव अच्छा हो सकता है, लेकिन यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स। आप कायदा खुद के हाथ में लेकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस ने बात मानी तो कोर्ट के पास जाइए, मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए। आप अपने हाथ में लॉ मत लीजिए। इवन आपकी जगह है, आपका लैंड है, आपका फार्म हाउस है, आपका बंगलो है, आपका फ्लैट है, कोई इंसान क्रिमिनल इंटिमिडेशन या क्रिमिनल फोर्स करके उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, आप उसको मारहान करके बाहर नहीं निकाल सकते। आपको प्रॉपर जुडिशरी के पास जाके कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये आपकी जमीन है, ये आपका फ्लैट है, ये आपका बंगलो है, तब जाके आपके हाथ में पोजीशन जाएगा। क्योंकि कई बार लोग फोर्सफुली किसी की जमीन पे अपना कब्जा बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाकू छुरे लाठी तलवार लेके उसको मारने पीछे पड़ेगा तू निकल यहाँ से, क्योंकि वो भी रिटेलिएट करेगा, फिर उससे वायलेंस बढ़ेगा, देयर कैन बी राइट्स, देयर कैन बी अफ्रे, देयर कैन बी अ सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जिससे आम आदमी को नुकसान हो सकता है। कभी कभी बैड मोटिव से भी कभी कभी अच्छा काम हो जाता है, ओके, समटाइम्स वी हैव अ बैड मोटिव इन माइंड बट समथिंग गुड हैपेंस। So bad motive will not make unlawful that which is lawful. For example, जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है, अभी जल्लाद तो काफी उनका जो जल्लाद है अभी काफी कम हो गया, अभी जो डेप्यूटी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ऑफिसर होता है, जेलर, वही वो क्लच खींचता है जिससे इंसान को फांसी होती है। जल्लाद जो लोग होते हैं वो अभी काफी धीरे धीरे उनका जो जमात है वो कम होते जा रही है। तो अगर कोई एग्जीक्यूशनर, अगर कोर्ट ने अगर दिया है कि भाई आपको इसको फांसी देनी है, तो आपको अभी इसको फांसी देने के लिए आपको जो मैकेनिज्म है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब आप बुरे हो गया नहीं, that was authorized by law. Motive was to hang this person for his crimes. So obviously an executioner may enjoy putting a convict to death because of spite against him. अगर मैं ऐसे इंसान को अगर फांसी दे रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, मेरा उसका खुन्नस है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी काफी पुलिस वाले अजमल कसाब को मारना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने काफी लोगों को मारा, काफी पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा। तो जब कोई पुलिस ऑफिसर अगर अजमल कसाब को फांसी देते हुए एंजॉय करता है, इफ ही इज लाइकिंग इट, अरे हाँ इसको मारो सालों, मजा आ रहा है मुझे, लेकिन जो लॉ है वो लॉ है, अजमल कसाब को फांसी तो दे दी कोर्ट ने, कोई ना कोई तो ट्रिगर खींचेगा, कोई भी वो करते समय इफ यू एंजॉय, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सजा दें, बिकॉज इवन तो आपका मोटिव खराब है कि हाँ इसको मारना चाहता हूँ, ये
कोर्ट नहीं मारता तो मैं मार ही देता। Still, by law, he was given death penalty. Executioner will not be held liable. Motive बुरा हो तभी भी, because the act was legal. Okay, motive cannot be the basis for criminal liability. लेकिन ऐसा मैंने कई बार बोला है कि एविडेंस ऑफ मोटिव इज रिलेवेंट। देखा, मोटिव को पढ़ा जाता है केसेस में, क्रिमिनल केसेस में पूछा जाता है कि भाई क्यों आपने ऐसा किया है, क्योंकि आपके मोटिव के बेसिस पे आपके इंटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। आपने खून किया, क्यों? प्रूफ कर दिया हमने कोर्ट में कि इसी पर्सन ने उसको मारा, देखिए ये चाकू है, ये फिंगरप्रिंट्स है, ये डेड बॉडी में ये चाकू डाला गया था, ये आदमी मर गया, फोरेंसिक से सब प्रूव हो गया, आप ही ने खून किया है। लेकिन ये जब सिद्ध हो जाता है तो उसको पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों। और जब हो जाता है सब कुछ सिद्ध और आपको सजा होने वाली होती है, दैट टाइम इफ यू टेल द रीजंस कि हाँ सर ये उसके पीछे के रीजंस थे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सजा, जैसे अजमल कसाब को भी पूछा गया क्या भाई क्यों, तो उसने बताया कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आर प्रोसिक्यूटेड, मुस्लिम्स आर किल्ड, मुस्लिम वुमेन आर रेप्ड, मैंने देखा है। तो उसको एक्चुअली ये पता चला कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था, दिन रात बहुत कम उम्र से पिछले 2-3 सालों से उसको ऐसे ही वीडियोस दिखाए जा रहे थे इंडिया में, जहाँ पे ऐसे वीडियोस दिखाए जा रहे थे कि जहाँ पे मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर जब वो इंडिया में आया, जब उसने सिचुएशन देखी, जब उसने मुसलमान पुलिस वाले देखे, मस्जिद देखी कि यहाँ पे लोग तो जा रहे हैं, लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं, वो आवाज भी आता है ना नमाज पढ़ने का शाम को, वो भी हो रहा है, तो उसने बोला साहब मुझे तो सब झूठ बोला। फिर पुलिस वाले ने बोला हाँ, और तू बेवकूफी की तरह तू मान लिया ये सब झूठ विदाउट क्रॉस चेकिंग, क्योंकि उतनी अक्ल तो है नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं वो। ओके, सो एक मोटिव से पता चलता है कि क्यों, आपके इंटेंशन के पीछे का क्यों पता चलता है। दो द प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू प्रूव मोटिव, कोई बाउंड नहीं है प्रोसिक्यूशन को मोटिव प्रूव करने की, कोई भी जरूरत नहीं है। द एब्सेंस ऑफ मोटिव मे बी अ फैक्टर इन कंसीडरेशन ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। देखिए कई बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोटिव होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ जस्ट आउटरेज। अभी कभी कभी रस्तों में जब झगड़े हो जाते हैं और आप किसी को प्रीवियसली हर्ट कर देते हो, आपका क्या मोटिव था? कुछ नहीं। जब दो बाइक्स या दो कार में एक्सीडेंट हो जाता है और जब चालू हो जाता है बाचाबाची, तूने गाड़ी, तेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, तेरी गलती, ये झगड़ा जब चालू हो जाता है, धीरे धीरे हाथापाई में आ जाता है, तो आप उस हाथापाई में अगर उसका सर फट गया, ग्रीवियसली वो हर्ट हो गया, क्या मोटिव था? कुछ भी नहीं, गुस्सा, दैट वाज प्रोवोकेशन। वो गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया, मैंने उसको गाली दी, उसने हाथ लगाया, मैंने उसे फोड़ दिया, मोटिव कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हाँ, लेकिन मारना था साले को, वो इंटेंशन था, मुझे इसको फोड़ना है कि भाई सर पे हॉकी स्टिक क्यों मारी आपने आपने तो ऑब्वियसली यहाँ पे पर मोटिव कुछ नहीं है, उसको सबक सिखाना है, ये कुछ मोटिव नहीं था। लेकिन मर्डर है, रेप है, इसके पीछे मोटिव आप सिद्ध कर सकते हो, जरूरी नहीं, इसीलिए मोटिव कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल द केसेस, एंड नाइदर इज द प्रोसिक्यूशन लायबल टू प्रूव द मोटिव। उसका प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसने इसको मारा, क्यों? वो जज ही पूछ लेगा जब एक बार वो प्रूव हो गया तो। ठीक है, as stated by the Supreme Court of India, Basdev versus State of Pepsu, motive is something which prompts a man to form an intention. मोटिव के बेसिस पे आप कुछ इंटेंट करते हो कि मेरी मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए मैं उसको मारना चाहता हूँ। अभी नॉलेज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉम और जेरी दोनों गन लेके खड़े हैं और वो अभी 10 कदम आगे जाके रिवर्स काउबॉयज करेंगे, दूसरे के ऊपर शूट करेंगे। अब इनको पता है ये अगर हम करेंगे तो दोनों में से एक मरेगा। दे हैव द नॉलेज कि अगर कोई भी इंसान 100-200 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज मोर। ये भी है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ऑफलाइन एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ऑफलाइन आजकल बोलना पड़ रहा है तो ये पता है हम लोगों को, वी हैव द नॉलेज। और फिर भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर गलती तो आपकी, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द आइडिया कि बाबा ये होने वाला है, फिर भी आप ने आपने यू डिडंट केयर फॉर दैट, आपको लगा हो जाएगा कुछ गड़बड़, लेकिन नहीं हुआ। सो नॉलेज के बेसिस पे भी कई बार मुझे पता है कि ये ड्रग अगर मैं किसी लड़की को दूंगा तो वो लड़की 2 दिनों तक बेहोश होगी और मैं उसके साथ कुछ भी करूंगा उसको समझ में नहीं आएगा। ये मुझे नॉलेज है। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, ये लोग ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या किसी को मदद करने में मेडिसिन, या इस पॉइजन से अगर मैं रोज इस इंसान को खाने में ये थोड़ा एक ड्रॉप मैं उसको पॉइजन देते रहूंगा, स्लोली एंड स्टडीली डिटेक्ट भी नहीं होगा ये बीमार क्यों, ये मर जाएगा।
नॉलेज है ना मुझे, है ना। ये गन, किसी को गन्स का नॉलेज होता है, किसी को किसी भी क्षेत्र का नॉलेज हो सकता है। इट कैन बी बॉम्ब कैसे बनाते हैं। अभी वेडनेसडे मूवी अगर आपने देखा होगा, नसरुद्दीन शाह का, उसमें बोलता है निरमा वॉशिंग पाउडर से भी आप बॉम्ब बना सकते हो। मुझे नहीं पता, गूगल पे कर दिया, और क्या पता यूट्यूब पे वीडियो भी हो बॉम्ब कैसे बनाते हैं। हाँ, सो अपने नॉलेज का मिसयूज करना या पता होने के बावजूद वो एक्ट कमिट करना, यू विल बी हेल्ड दैट दिस पर्सन हैड द नॉलेज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, स्टिल ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी, he did not neither take any precautions so that that event does not happen. ठीक है। so intention knowledge दोनों अलग अलग चीजें हैं। an intention to commit an offense may be inferred from knowledge, but at times intention and knowledge merge into each other। कभी कभी intention knowledge सेम भी होता है। if A sets a house in an inhabited locality, मैंने एक इंडिविजुअल है, उसने किसी घर को आग लगा दी, और उसको पता है कि वहां पे कोई रहता नहीं, उस पर्टिकुलर घर में कोई रहता नहीं है। रात के दिन पे वो घर को आग लगा देते हैं ताकि वहां पे वो चोरी कमिट कर सके, लेकिन उस आग की वजह से एक दो लोग मर गए। नाउ ए का ये नॉलेज था, ए को ये पता था कि वहां पे कोई रहता नहीं है, उस पर्टिकुलर हाउस में रहता नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने आग लगाई, पर्टिकुलरली जिस दिन आग लगाई, उसी दिन वहां पे कोई नौकर चाकर एक या दो लोग वहां पे रह रहे थे, एंड बाय मिस्टेक वो आदमी मर गए आग में। उसने चोरी कमिट की, घर को आग लगा दी, ठीक है। घर में आग लगाने की वजह से दो तीन लोगों की जान चली गई। नाउ हियर ही विल बी लायबल फॉर मर्डर ऑफ द इनहेबिटेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंटेंशन टू कॉज डेथ विल बी इन्फर्ड फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिंग ऑफ सेटिंग फायर। कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी घर को आग लगा देता हूं, भले ही वहां पे कोई ना हो, बट देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट अगर कोई है तो वो मरेगा, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि आपने किसी के ऊपर गन तान दी, आपके पास ये नॉलेज है कि अगर मैं ट्रिगर दबा दूंगा तो वो आदमी मर जाएगा। करेक्ट, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट अवेयरनेस रिगार्डिंग द सिचुएशन। मैंने किसी घर को आग लगा दी, ठीक है, मैं चोरी करके भी जा सकता था, लेकिन मैंने घर को आग लगा दी, उससे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है दैट इफ समबडी इज स्टेइंग, दैट पर्सन विल बी डेड बिकॉज ऑफ दैट फायर। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला, नॉलेज और इंटेंशन दोनों अलग चीज है। यहाँ पे इंटेंशन क्या थी? चोरी करना, घर को आग लगाना, ये इंटेंशन थी। आई डिड नॉट इंटेंड टू किल दोस पीपल, मेरा इंटेंशन वो नहीं था मुझे चोरी करके घर को आग लगा के चले जाना। लेकिन प्रोसिक्यूशन उसको पूछेंगे कि आपने जब घर को आग लगाया, आपको कोई आइडिया थी अगर उस घर में कोई रहता है वो मर जाएगा? तो हाई बोलेगा, हाँ साहब वो तो मर जाएगा, बस। यू आर अवेयर, यू हैड सम नॉलेज कि अगर कोई रहता है तो वो मरेगा नहीं, यू आर लायबल फॉर देयर डेथ, आप उनके डेथ के लिए लायबल हो। अभी यहाँ पे मोटिव था क्या उसका? उसका इंटेंशन भी था क्या? लेकिन फिर भी इज क्रिमिनल लायबल फॉर देयर, just based as per knowledge, okay। So it is the awareness of the consequences of the act। I am aware of what I am doing। अगर मैं किसी इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे रहा हूँ, I am having the knowledge, I am aware that this person in the coming 3 months will die without the doctor knowing, ये बीमार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे मूवीज में भी ऐसा कोशिश किया गया है कि धीरे धीरे उसको मारने की कोशिश की जाती है, धीरे धीरे पॉइजन दिया जाता है, लेकिन बच जाता है वो इंसान, और पता चल जाता है कि इंसान इसको पॉइजन दे रहे हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज नॉलेज का मतलब है यू आर अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। घर को आग लगाना, किसी के ऊपर गन तान देना, किसी के ऊपर चाकू से वार करना, आदमी अगर ग्रीवियस हर्ट भी हुआ, लेकिन देयर इज यू हैव अवेयरनेस कि वो मर भी सकता है, ओके। A man may be aware of the consequence of his act, though he may not intend to bring them about। मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, लेकिन मेरा वो इंटेंशन नहीं था। जिस केस में यहाँ पे मैंने घर को आग लगाई, मेरा इंटेंशन तो था नहीं उन लोगों को मारना, लेकिन फिर भी वो मर गए, बट स्टिल आई विल बी क्रिमिनली लायबल फॉर देयर डेथ। फॉर इंस्टेंस, ए अटैक बाय अ वाइल्ड एनिमल कॉल्स आउट बी टू फायर। किसी इंसान के ऊपर किसी भालू ने या किसी शेर ने अटैक कर दिया, और मेरे दोस्त है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई फायर कर इस जानवर के ऊपर, ओके, ताकि मेरी जान बच जाए। अभी मुझे पता है, यहाँ पे आई एम क्वाइट अवेयर कि वो जब इस जानवर पे निशाना दागेगा तो मुझे भी गोली लग सकती है। ये पहले भी मैंने आपको एक केस सिखाई थी कि भाई टाइगर के ऊपर शूट करना चाह रहा था, गलती से बी को लग गया।
आई वांटेड टू किल द टाइगर बट बी गॉट हिट, ओके, बट मैं बी की जान बचाना चाहता था टाइगर से, इंटेंशन मेरा क्लियर है, मोटिव भी मेरा क्लियर है। लेकिन जो आदमी चिल्ला रहा है गोली मार इसके ऊपर, इस जानवर को गोली मार, कहाँ तो आग लगा, फायर कर, कुछ तो कर, because he knows that he is getting attacked by the tiger or the any wild animal. So even the guy who is shouting, he knows, and even the guy who is firing, he knows. अगर गलती से गोली मिस हो गई तो बी को लग सकती है या ए को लग सकती है वो गोली, जिससे उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। सो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंपल लैंग्वेज में अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट, ठीक है। If B fires in response to his request and causes the death of A, will B be liable here? नहीं, नो नो, he will not be liable, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि एक वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया था, उस वाइल्ड एनिमल को मैंने उसके ऊपर शूट किया, लेकिन गलती से मेरे दोस्त को गोली लग गई और वो नहीं, लेकिन वहां पे उस सिचुएशन में, उस फॉरेस्ट में अगर आप दोनों ही होंगे तो आपको वो प्रूव करना मुश्किल जाएगा। लेकिन वही मैंने बोला, ए और बी का रिलेशन कैसा है, उन दोनों के झगड़े तो नहीं है, और वहां क्यों गए थे, क्या, सारे सर्कमस्टांसेस स्टडी करके किया जाएगा। उसके बाद जो भी क्राइम सीन है, अगर कोई वाइल्ड एनिमल है, उसके पंजे या उसका कुछ कुछ तो मिलेगा उस जानवर का, वहां पे पंजे हैं या उसका नाखून से या किसी के बॉडी पे उसने मारा है, तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा जिसके प्रूफ रहेगा कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आया था जिसको मैंने गोली फायर किया, लेकिन गलती से ए को लग गया, एंड दैट लेड टू डेथ ऑफ ए। मैं तो उसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन गलती से, दिस इज अ डेथ बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली हो गया है। मेरा पर्पस, मेरा इंटेंशन, मेरा मोटिव ऐसा बिल्कुल नहीं था, और मैं उसकी जान बचाने के लिए मैंने उस वाइल्ड एनिमल को शूट। यहाँ पे बी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेथ ऑफ ए, ओके। हियर बी's act was not the intentional killing of a, though we knew the act was likely to cause accident। अभी इस, देखो, सर्कमस्टेंसेस पूरे अलग हो गए। पहले ने घर में आग लगाई, लोग मर गए, ओके, तब उसको सजा हो गई। यहाँ पे देखो, इसके पीछे मोटिव कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें मोटिव क्या था, दोस्त की जान बचा रहा है, वहां पे मोटिव क्या था, चोरी। इसलिए मैंने बोला समटाइम्स योर इंटेंशन एंड योर मोटिव आर वेरी, मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रूव करने के लिए कि क्यों आपने ऐसा किया। व्हाई डिड यू फायर, मैं अपने दोस्त की जान बचा रहा हूँ, क्यों तूने घर पे आग क्यों लगा दी, क्योंकि मैं चोरी करना चाहता हूँ। मोटिव अलग है, इंटेंशन अलग है, तो सजा भी अलग होगी, तो यहाँ पे सजा नहीं। If a patient gives his consent to take the risk of an operation, कई बार डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाता है और कुछ सीरियस है, कैंसर है या कोई किडनी का ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी, तो वो एक कंसेंट फॉर्म पे साइन लेते हैं पेशेंट का या उसके किसी रिलेटिव का, कि अगर इस, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बोलता है देखिए रिस्क है, इसमें आपके पेशेंट की जान जा सकती है, तो अगर आप कुछ, अगर उनको हो जाता है तो हॉस्पिटल वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सेप्शन यही है मेडिकल नेग्लिजेंस, कि आपने टाइम पे दवाइयाँ ना दी या ठीक तरीके से गाइड नहीं किया लोगों को, सही तरीके से आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो बात अलग है। अदरवाइज पेशेंट ने अगर खुद से कंसेंट दिया है कि आप ऑपरेशन कीजिए, विच इन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस हैव प्रूव्ड फेटल, ये ऑपरेशन फेटल है, इससे आपकी जान जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि औरतें प्रेगनेंसी, जो विलेजेस में रहती है औरतें, डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोल देता है माँ बचेगी नहीं तो बच्चा बचेगा, पहले ही बोल देते हैं क्लियर, आप इसको बचाना चाहते हो, रिस्क दोनों की लाइफ को, दे आर प्रूव वेरी फेटल। कई बार जो मदर है, बच्चा है, दोनों मर जाते हैं। इसलिए हमारे देश में इन्फेंटल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कई जगहों पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, ठीक है। द सर्जन हु परफॉर्म द ऑपरेशन वुड नॉट बी पनिश्ड फॉर मर्डर, अगर वो ऑपरेशन करके पेशेंट अगर मर जाता है, एट पेशेंट ने कंसेंट दी रखी है, उसका कोई नेग्लिजेंट नहीं है, डॉक्टर ने अपना, सर्जन ने अपना सही काम किया, तो surgeon will be not held liable for the death of the patient, okay। reason to believe, reason to believe मतलब I have some reason to believe that what is going to happen, I have some reason to believe, ठीक है। देखते एग्जांपल के साथ पता चलता है। Again, knowledge is different, reason to believe is different। A person is supposed to know a thing where there is a direct appeal to his senses, whereas reason to believe means sufficient cause to believe a thing but not otherwise।
देयर आर सफिशिएंट रीजंस, काफी सारे ऐसे रीजंस है मेरे पास जिससे मुझे विश्वास है कि ऐसा हो सकता है। आई हैव नंबर ऑफ रीजंस, सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा। सिंपल सी बात है। आई हैव रीजन टू बिलीव, मेरे पास काफी रीजंस है कि अगर मैंने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की और एंड वक्त पे अगर एग्जाम ऑफलाइन हो गई, आई हैव अ बिलीफ दैट मैं फेल हो सकता हूँ। I have sufficient reason to believe that if I don't study properly, my chances of passing the exams are thin. Okay. If A comes to B at night under suspicious circumstances, रात को 2 बजे आपका दोस्त आपके घर में आके बोलता है कि कोई तो चीज है, कोई बहुत वैल्यूबल वॉच है, 2000, 1500, 2000 की कोई वॉच है, वो बोलता है भैया 20 रुपए में ले लो, 1000, 2000 ऐसा भी पकड़, ऐसा समझ लीजिए कोई कार है, अरे मेरी कार है, खरीद ले, 15 लाख की गाड़ी में 2 लाख पे दे रहा हूँ। सस्पिशन आना चाहिए, क्यों इतने रात को क्यों आया भाई गाड़ी बेचने, क्या हो गया? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो गाड़ी चोरी की है, कुछ गड़बड़ हो गई, उस गाड़ी में कुछ क्राइम हुआ है, उस गाड़ी के अंदर ड्रग्स मिल गए, पुलिस वाले गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और अदर एग्जांपल दे सकता हूँ, कई सारे ये प्रॉपर्टीज होती है, स्कीम्स होती हैं अलग अलग, लैंड, फार्म हाउसेस, बंगलोज, घर। मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझे बोला आदित्य सर 3 BHK फ्लैट है। मैंने बोला बढ़िया। तो मेरे दिमाग में आंकड़ा आया 1.5-2 करोड़ पुणे में, 90 लाख का। मैं शॉक हो गया, मैंने क्या 90 लाख में 3 BHK, वो भी कोथरूड में? पॉसिबल नहीं मेरे भाई, इतना सस्ता कैसे? यार 1.25 करोड़ तो किधर भी नहीं गया, सेकंड हैंड है क्या? उसने बोला नहीं नहीं फ्रेश फ्लैट है। आई वॉज लाइक अ लिटिल स्पेक्टिकल, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? तो मैं गया, मैंने बोला चल मैं देख के, बिकॉज ही टेक्स माय लीगल एडवाइस हमेशा की है, तू जरा प्रॉपर्टी पेपर्स देख ले। मैंने बोला मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा कि वो डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है, फ्लैट में कुछ गड़बड़ है क्या, वास्तु शांति, ये वो होता है ना, सुपरस्टिशियस थोड़े लोग होते हैं, कोई भूत प्रेत आत्मा। तो मैंने जब बालकनी खोली तो आगे कचरा डेपो था, कचरा डेपो था, कोथरूड डेपो का जो कचरा डेपो, वो सब पूरा कचरा दिख रहा था। तो उसने मुझे बोला स्मेल तो नहीं आ रही है। मैंने बोला रेनी सीजन में, रेनी सीजन में क्या? एंड अगर उससे स्मेल से अगर आप बीमार हो जाते हो, डिजीजेस हो गए आपको, क्योंकि तब साइड में कचरा है, ऑब्वियसली स्मेल आएगा, ऑब्वियसली कभी ना। रेनी सीजन में तो कीड़े होंगे, मच्छर होंगे, बीमार हो सकते हो आप, मत लो। उसने नहीं लिया। उसने आगे फिर 1-2 साल के बाद एक 2 BHK फ्लैट बाउदन में 70,000 में ले लिया। 2 BHK 70 लाख, करेक्ट। वो भी छोटा सा एक अपार्टमेंट, छोटा सा सोसाइटी नहीं थी, छोटा सा एक बिल्डिंग था। तो ये एक सस्पिशन आना चाहिए, देयर इज अ रीजन टू, ये सस्ता क्यों बेच रहा है फ्लैट, व्हाई दिस पर्सन इज सेलिंग सो, लाइक अभी जैसे मेरी फीस ज्यादा है, कि सर फीस ज्यादा ले रहे तो सस्पिशन नहीं आता, बट बहुत कम फीस होती है तो अरे इतना कम फीस कैसे रहेगा क्लास, ऐसा भी होता है कई बार। हाँ, आप देखते होगे 200 रुपए में 1 किलो केक, बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं, 200-250 रुपए में 1 किलो का केक, उसके ऊपर एक चॉकलेट फ्री। आपने ये बैनर्स देखे होंगे। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ऑर्डर्ड अ केक लाइक दैट, कि उसकी मम्मी डैडी का मैरिज एनिवर्सरी था। मैंने बोला उसको, मैंने उसने मुझे पहले फोन किया, मैंने बोला देख भाई मेरा इतना इतना प्राइस है। अरे आधे किलो तेरा इतना एक्सपेंसिव, 1 किलो तेरा डबल है। मैंने नहीं भाई बहुत एक्सपेंसिव, मुझे 200 रुपए में मिल रहा है, ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू बाई इट फ्रॉम देयर। उसने 200 रुपए का केक लाया, उसके अंदर 90% क्रीम थी, क्रीम। वो बोला एक्चुअली वो केक स्मेल कर रहा था, इट वॉज स्मेलिंग, स्मेल आ रही थी अलग सी। मैंने बोला भाई वो आउटडेटेड, वो काफी दिनों का केक होगा जो 200 रुपए में निकाल रहा है, 15 दिन 10 दिन पुराना केक होगा, है ना, इसीलिए वो ऐसा स्मेल मार रहा है। जब भी कोई ऐसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में आपके पास आके कोई बोल रहा है कि तू ये चीज ले ले, वो चीज ले ले, यू हैव टू बी अ लिटिल सर्कमस्पेक्ट। अब एक बार मेरा दोस्त मेरे पास आया, सडनली वाज, पहले हाय हेलो करता था, देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी वेरी रेगुलरली। अरे आदित्य सर आपका बॉडी ये वो। मैंने बोला यार ये हेलो हाय करने वाला बंदा सडनली इतना मेरे बारे में अच्छा क्यों बोल रहा है? फिर भी अलग ओके,
सडनली ये ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल ऑन मी वन डे, यार 5,000 रुपीज चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला यार मेरे पास 3,000 है, मैं देता हूँ, 5,000 नहीं मेरे पास, बिकॉज दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग माई सेल्फ। बोला ठीक है 3,000 रुपये भी दे दे चलेगा। चलेगा, 5,000 चाहिए था तुझको, 2,000 कहाँ से लगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैंने आजू बाजू के लोगों को पूछा क्या मैटर क्या है? भाई इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। मैं समझ में नहीं आया, सीधी बात करो। भाई आपसे 5,000 लेगा, जिसको ऑलरेडी जिससे 5,000 लिए उसको 5,000 देगा, फिर अभी आपके 5,000 देने के लिए किसी तीसरे पर्सन से 5,000 लेकर भाग जाएगा, एक दिन वो चुपता करेगा ही नहीं। ओ ऐसा है क्या? So this is called a reason to believe. There are sufficient reasons कि why this person suddenly, काफी एक बार ऐसे मैंने एक्सपीरियंसेस भी किया, रिलेटिव्स जो कभी बात भी नहीं करते, रेगुलरली फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, प्यारी बातें कर रहे हैं, घर पे आइए खाना खाइए ये वो। मैंने बोला इन लोगों को क्या हो गया? एंड सडनली दे सेड कि सर वो प्रॉपर्टी का थोड़ा मैटर है, आपका साइन चाहिए। बोला निकलो यहाँ से, मैं किधर साइन नहीं करने वाला, मेरे को पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, तब तक मैं साइन नहीं करूँगा। वो कर दीजिए ना साइन, क्या जा रहा है भाई, एलएलबी की डिग्री ऐसी थोड़ी ना की मैंने, निकलो। तो ये सस्पिशन आना चाहिए कि सडनली कोई देखे ना, डे वन से आखिर तक वही इंसान वैसे बिहेव करता तो सस्पिशन नहीं आता, बट आफ्टर सम डे सडनली समबडी स्पीकिंग वेरी स्वीटली, ये क्या हो गया भाई? ओके, दैट इज रीजन टू रेकलेसनेस। यू जस्ट डोंट केयर, इसको बोलते हैं रेकलेस बिहेवियर। यू जस्ट डोंट केयर। यहाँ पे टॉम और जेरी झगड़ा कर रहे हैं, छुरी तलवार बिलवार लेके झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई लग सकती है, मजाक कर रहे हो ठीक है, लेकिन यू कैन गेट हर्ट हियर। जोर से बाइक चलाना, हॉर्न जोर जोर से बजाना, हॉस्पिटल के रेकलेस, यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल विल थिंक और व्हाट अदर पीपल माइट गेट इंजर्ड और अदर पीपल माइट गेट ऑनर्ड बाय दैट। कई बार आपने देखा होगा कार में फुल म्यूजिक पे गाड़ी चला रहे हैं, धाड़ 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 आजू बाजू, इनको लग रहा है रॉक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कूल लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि सारे लोग हमारे को देख रहे हैं और बोल रहे हैं वाह वाह, अरे गालियां दे रहे तुम लोग। एक और उसके ऊपर भी रूल आ गया अभी कि अब इतना इतना म्यूजिक तो कोई ट्रैफिक हवलदार है, गाड़ी आवाज में क्या इतना जोर से चला रहा है, फाइन, रूल है वो, इतना जोर से आवाज नहीं चला सकता। रेकलेसनेस, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु फोर्सेस द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट, बट उसको पता है कि अगर मैं इतने जोर से गाना बजाऊंगा, इतने जोर से म्यूजिक सिस्टम चलाऊंगा, इतने जोर से गाड़ी चलाऊंगा, या मैं कुछ भी ऐसा एक्ट करूंगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पता है, बट स्टिल मैं वो करता हूँ, still I am doing that. I am well aware. I foresee the possible consequences of the conduct, but acts without any intention or desire. फिर भी मैं करता हूँ। Reckless person. मतलब it just doesn't care for the other people's rights. दूसरे लोगों के हक का कोई सोचता नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। It may be that the doer is quite indifferent to the consequences, or that he does not care what happens. कुछ फर्क नहीं पड़ता। In all such cases, the doer is said to be reckless towards the consequences. मुझे पता है कि क्या हो रहा है, स्टिल मैं अपने जोरों से गाना बजा रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय फुटपाथ पे लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं, टू व्हीलर वाले। कई बार रॉन्ग साइड में एंटर करके आपको ही गाली देंगे, दिखता नहीं क्या तेरे को? एक बार मैंने कोई पटक पटक के मारा था, एक नो एंट्री में घुस गया और मेरे पे गाली दी, गाली से स्टार्ट की उसने, दिखता नहीं। जब मैं उतरा बाइक से तब उसको दिखा कि अरे बाप ये क्या हो गया, भैया 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 वो थाड़ थाड़। फिर बाकी ऑटो ड्राइवर आके पकड़ गए, वो ऑटो ड्राइवर के आजू बाजू मुझे पकड़ के साइड में मार दोगे? हाँ वही इंटेंशन वही है, मोटिव कुछ नहीं है, इंटेंशन इसको मारना है। और क्यों ऐसे ही मारना है? तो फिर ट्रैफिक हवलदार आ गए, काफी लग गई उसको, तो काफी उसको सूझ गया तो वो अरे ये क्या हो रहा है ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार, तब तक मैं काफी अपने वो लॉयर वाले एडवोकेट वाले इसमें आ गया, शांत हो गया मैं। और वो ऐसा और वो एक्टिंग कर रहा था, लग गई हाँ देखो साहब मारा साहब मेरे को, वो एक्टिंग कर रहा। तो मैंने बोला सर आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए या जो भी लोगों को पूछे रॉन्ग साइड से आया गाली करो। तो वो बोला हाँ साहब इसने गाली दी, इसने ही चालू किया, साहब ने मार दिया उसको, लेकिन बहुत ज्यादा मार दिया। तो फिर ट्रैफिक वालों ने बोला सर ऐसा नहीं चलता वैसा नहीं चलता, ये नहीं होता, चलो कोर्ट चलते हैं। तो ट्रैफिक सर इधर का मैटर इधर ही सुलझा, तो क्या आप ये बोला सर इसको ट्रिफल बोलते हैं, कोर्ट एंटरटेन भी नहीं करेगा, मुझे पता है, जाओ। आपको कैसे पता?
एडवोकेट, हाँ सर जाइए, आप जाइए। वो नो एंट्री में उसमें चालान कटा उसका, नो एंट्री में उसका चालान कट गया, उसको सूझ भी दिया, अब उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। और जाते जाते मैंने बोला तू फिर से नो एंट्री में घुसा ना, मैं यहीं पे रहूंगा। एक बार ये भी एक एग्जाम्पल था मेरा, वो मैं आपा भवन चौक, दगड़ू शेख गणपति, वो जो पेट सब पेट है, नारायण पेट, रविवार पेट, सारा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। एक टैक्सी वाला खड़ा है, मेन चौक में खड़ा है, वहाँ पे नो पार्किंग है, मैं अंदर ही बैठा है, और सब सिग्नल छूटा, पूरा ट्रैफिक जैम है, और मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, भाई ये जगह नहीं कर, तो गाड़ी आगे लगा। नहीं, वो लोग मेरे जो 3 लोग थे गाड़ी में, उसमें से एक बंदा यहाँ पे चप्पल खरीदने गए, अबे तेरे बाप का रोड है, गाड़ी हटा। वो हिला, मैंने जोर से उसके डिक्की पे ऐसे हाथ से थाड़ धाड़, वो डर गया, उसने गाड़ी आगे ली, कस्टमर को गुस्सा आया उसको। वो मैं आ गई यार, तब तक तो ये लोग, फिर वो देखा इन्होंने कि इसने ऐसा किया, तो कस्टमर गुस्सा आ गया, कस्टमर्स को। 3 लोग थे, वो 3 लड़के थे, 3 लड़के। तो कौन है, मैं बोला मैं हूँ, रुक तू वहां पे रुक, मैं आता हूँ, मैं आया। देखिए भैया, वो ऐसा कर दिया आपने, भैया आप बोलना चाहिए, मैंने बोला था ड्राइवर को। नहीं नहीं, ठीक है, डन डन, चलो चलो गुड, वरना तीनों को सुझा देता। So, now here these people are behaving reckless कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हो, इतने लोग यहाँ पे, ट्रैफिक है, आप गाड़ी बीच में खड़े की, आता वो चप्पल लेने गया, सो पार्क करो ना। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको मेट्रो सिटीज में, कहीं पे वैसे दे डोंट केयर केयर, भाई आप सोचो बाकी की ट्रैफिक चल रहा है, यू हैव टू बी, यू नो यहाँ पे गाड़ी अगर रोक दूंगा, इतना ट्रैफिक है, तो यहाँ पे लोग अटक जाएंगे, मेरे पीछे अगर कोई आ जाता है तो फिर आदित्य सर ने सबको लगता है इनको सबक सिखाने के लिए कि अगली बार ऐसी कैब यहाँ पे खड़ी नहीं करनी, वरना कैब फोड़ दूंगा मैं। इंटेंशन कार फोड़ना मोती कुछ भी नहीं, पर नॉलेज है कि क्या होगा। आई हैव रीजन टू बिलीव दैट दिस कैन हैपन। ओके, सो ऐसा रेकलेस बिहेवियर होता है कि इवन दो आई नो द कॉन्सिक्वेंस बट स्टिल आई डू, रेकलेस। ड्राइविंग एट अ फ्यूरियस स्पीड through a narrow and crowded street is a reckless act. The person foresees that someone in the crowd may get injured by the act but is mentally indifferent to the obvious risk. इतनी जोर से, अभी ये लेन इतना छोटा सा रोड, इसमें पूरा 80-90 का स्पीड से, तो किसी को भी लग सकती है, आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपकी गाड़ी का ब्रेक भी ठीक से लगता नहीं है, गाड़ी का हॉर्न भी नहीं चल रहा है, फिर भी आप 100-90 की स्पीड से चला रहे हो। सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे, झोपड़पट्टी के जो लोग होते हैं ना, वो मॉपेट ले घूमते हैं, ऐसा आगे बैठेंगे ऐसे, और ऐसे 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 चलाएंगे जैसे ये टॉम क्रूज की औलाद है, ऐसा लगता है इनको पकड़ के इतना लाल कर दो ना। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता, बिकॉज लॉ का नॉलेज है, पढ़े लिखे लोग, इन लोगों के पीछे मतलब मार के क्या कर, क्या मिलेगा। इससे अच्छा अपना सर पटक लो दीवार पे, कुछ तो टूटेगा, एक सर में तो दीवार, लेकिन वो लोग नहीं सुधरेंगे। एंड देन सडनली इनमें से कोई आदमी ट्रक के आगे नीचे मर जाता है, फिर उनका बैनर लग जाता है, श्रद्धांजलि, मर गया 21 साल की उम्र में, तो ये मरने वाला था, गाड़ी कैसे चलाता है, क्या क्या खा रहा है, क्या क्या पी रहा है, तो मरने वाला है, मर गया। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, 21 साल का था या 50 साल का था। व्हाट आई मीन टू से, ऑब्वियस है कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस चीज में, फिर भी आप चला रहे हो, फिर भी आप वो चीज कर रहे हो, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर सच एक्ट्स। अभी एक इंसान ने ऊपर एक पत्थर फेंक दिया विदाउट केयरिंग वेदर इट विल, अभी ऑब्वियसली अगर आप कोई पत्थर ऊपर फेंक दिया, कई बार लोग बिल्डिंग से नीचे कचरा फेंक देते हैं, सम वेरी एजुकेटेड इलिटरेट पीपल, इडियट्स इन इंडिया, ऐसे पानी फेंक देंगे, कुछ रैपर फेंक देंगे, या कोई भी चीज फेंक देते हैं बाहर खिड़की के बाहर। अभी सुबह ही मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो वो कुछ एसी का ठीक कर रहे थे, इसी कुछ निकल गया, नट बोल्ट कुछ था, कुछ रबर, कुछ हो गया ऐसे खिड़की के बाहर फेंक के, क्या आदमी। तो मैंने बोला भैया क्या था, बोले रबर था, मैंने बोला वो स्टील का कुछ होता तो नहीं, फिर नहीं फेंकता हूँ, भंगार वाले में जाके बेचते ना, वहां पे अक्कल है, क्यों फेंक रहे हो यार, अपना बिल्डिंग के नीचे कचरा हो जाएगा, किसी को लग जाएगी, कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगी, कचरा क्यों कर रहे हो, डस्टबिन में डालो ना। लेकिन रेकलेस। मैं महाबलेश्वर से आ रहा था, टाटा हैरियर गाड़ी है, बहुत बड़ी एसयूवी है, 20-25 लाख की गाड़ी, टकाटक नई गाड़ी, हर 5 सेकंड में बाहर टिश्यू पेपर फेंक रहा है। मैं पीछे ही था, वो ये है ना वहां पे घाट है, हर 5 मिनट के बाद टिश्यू पेपर फेंक रहा है, रैपर फेंक रहा है बाहर।
और यहाँ पे लिखा है क्लीन महाबलेश्वर, ग्रीन महाबलेश्वर, और ये टाटा हैरियर में घूमने वाले लोग 25 लाख की गाड़ी, लेकिन क्लास कुछ नहीं, कचरा फेंक रहे हो गाड़ी का। अरे आपके पास कुछ कैरी बैग होगी, रखिए। आप अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, और इधर ही आके फिर से खाना खाना है ना, इधर आना है ना अगले समर में, फिर भी कचरा कर रहे हो। और लिखे हुए बोर्ड्स की भाई, और जगह जगह पे डस्टबिन है महाबलेश्वर में, टूरिस्ट स्पॉट, हिल स्टेशन, कचरा कर रहे हो। तो अगर कोई ऊपर पत्थर फेंकता है विदाउट केयरिंग वेदर इट विल इंजर समवन एंड द स्टोन फॉल्स ऑन द हेड ऑफ वन ऑफ द पर्सन इन द क्राउड, he will be responsible for hurting that person with that stone। कि आपने ऐसा ऊपर फेंका, वो जाके किसी के सर पे लग गया, you will be responsible। या ऊपर मत फेंको, बिल्डिंग से नीचे भी फेंक दिया कुछ और किसी के जाके सर पे लग गई, तभी भी आप रिस्पॉन्सिबल। अभी मैं इंजीनियरिंग में था, कोई लोग झाड़ का एक ब्रांच काट रहे थे, नीचे टू व्हीलर लगे हैं, और वो ब्रांच मतलब कोई पतली स्टेम नहीं थी, वो ब्रांच थी बहुत बड़ी। अरे वो गिर सकती है नीचे, वो काट दिया, ब्रांच डायरेक्ट जाके स्प्लेंडर के ऊपर, स्प्लेंडर की पूरी जो टंकी थी ना, वो बच्चा पूरा कॉलेज करके जब वापस आया तब तो इन लोगों ने सब कुछ काट पीट के भाग गए, ये लोग सब, वो स्टेम जो थी छोटे छोटे टुकड़े करके चले गए। और वो लड़का में मेरी गाड़ी थी, अभी नया टंकी नया लगा ले गाड़ी में, पूरा उसका पूरा डैमेज हो गया उसका टंकी। अभी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल, चले गए। अब वो वॉचमैन, मैंने नहीं देखा, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों, यही तो पार्किंग है, और कहाँ लगाएंगे गाड़ी, रेकलेस, पर कुछ नहीं हुआ। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब हियर यू हैव अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समवन, आपकी ड्यूटी है, फिर भी आप वो आप केयर नहीं लेते, देन यू आर नेग्लिजेंट। तो इसके अलग अलग डिमेंशन है, मेडिकल नेग्लिजेंस भी आपने सुना होगा, वो भी उसका एक डिमेंशन आता है, टॉट। Negligence is used to denote want of care and precaution which a reasonable man would have taken under the particular circumstance of the case। कि भाई अभी जेरी ने पूरे यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए अंदर बैठा है, ये सेकंड ऑल ड्यू केयर, लेकिन टॉम ने भी पूरा ऐसा ऐसा प्रबंध कर रखा है कि ये बाहर आके तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जेरी दूसरे डायरेक्शन में आके इसको पुश कर देगा। तो दोनों ओवर स्मार्ट लोग हैं। तो नेग्लिजेंस मतलब जहाँ पे आई हैव अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, इट्स माय लीगल ड्यूटी, फिर भी मैं वो ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभा पाता, आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एक क्राइम है, आईपीसी में मैंने सिखाया, आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर कोई स्टेट प्रिजनर है या कोई हैबिचुअल बहुत बड़ा ऑफेंडर है, किसी जेलर ने गलती से नेग्लिजेंटली अगर उसके कस्टडी से वो ऑफेंडर भाग जाता है, दैट पर्टिकुलर जेलर इज क्रिमिनली लायबल, उसको सजा होती है। अगर बहुत बड़ा कोई ऑफेंडर है, ठीक है, स्टेट प्रिजनर है, वॉर क्रिमिनल है, उसको आपने पकड़ा है और जेलर की गलती से, नेग्लिजेंस की वजह से वो भाग गया, मदद की तो ऑब्वियसली पनिशमेंट ज्यादा है, बट अदरवाइज गलती से भाग गया फिर भी पनिशमेंट, सो नेग्लिजेंस इज पनिशेबल। Negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided upon by those considerations which originally regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do। कि negligence मतलब obviously जो इंसान common sense इस्तेमाल करता है, reasonable person केयर लेगा कि सिंपल सी बात है, बाइक है, बाइक की ब्रेक्स चलनी चाहिए, इंडिकेटर चलना चाहिए, सारी कार है उसको अपने ऑयलिंग कर रखी है, टायर में हवा है, दिस ड्यू केयर यू हैव टू टेक ऑफ योर कार, योर टू व्हीलर, योर घर का आप हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखिए, लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रीजनेबल पर्सन टू डू। और अगर वो नहीं करेगा तो योर फैमिली विल सफर, समझ रहे हो। एक ऐड है, वो लड़की बोलती है कि मेरी बेटी को फॉरेन में पढ़ाना था, लेकिन इन्होंने मरने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस निकाला ही नहीं। हाँ ऐसा ऐड है, वेरी 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 प्रैक्टिकल ऐड। तो वो पैसा मिलता तो 1-2 करोड़ मिल जाते उसको, 1-2 करोड़ का दोनों बेटी और वो जो माँ है उसकी लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन वो नहीं निकालता है, नेग्लिजेंट एक्ट। ओके, सो बट वो दैट इज नॉट अ क्राइम, वो क्राइम नहीं है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, आपने गाड़ी का ठीक से ब्रेक नहीं करा, आपने कार के इंडिकेटर नहीं चल रहा, तो वो यू आर नेग्लिजेंट। यू हैव टू टेक केयर कि आपकी बाइक, आपकी कार है, आपका कोई भी घर है, अगर घर है तो ताला आपका अच्छा होना चाहिए, आपने ताला ही नहीं लगाया। एक बार मेरी फ्रेंड है इंजीनियरिंग की, उसकी 2 एक्टिवा चोरी हो गई, यू नो व्हाई, उसने चाबी निकाली नहीं, शी पुट द कीज ऑन द बाइक ओनली,
चाबी निकाली थी उसने, 2 एक्टिवा 4 साल में इंजीनियरिंग के। मैंने बोला चोरी नहीं हुई, वो लेके गया कोई तो। यू आर इडियट, मैंने बोला तुम नेग्लिजेंट हो। अरे ऐसे कहते चाबी कोई भी लेके जाएगा गाड़ी, लेके गया। अरे सही लग रही है एक्टिवा, न्यू नहीं, ब्रांड न्यू एक्टिवा यार, लेके गए। और वो पूरा पार्ट बेच के उसने आराम से 40-50 रुपए कमा लिया। तभी एक्टिवा के 80,000 की थी। दो मैं क्या हो, शी वाज, उसने बस एक दिन हंस रही थी, शी वाज स्माइलिंग। मेरी एक्टिवा चोरी हो गई। मेरा बाप तो मुझे गोली मार देता है यार, ये हंस रही, ओ बेटा डोंट वरी और एक ले लेंगे। सही है, तुम ठीक हो ना बेटा, तुम्हें तो किसी ने किडनैप नहीं किया ना बेटा, गाड़ी जाने दो। सही है। मेरा बाप बोलता तुम मर जा साले, गाड़ी लेके आ। ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ ड्यूरिंग अ क्वारल विद द वाइफ, अपने बीवी के साथ आप झगड़ा कर रहे, इमेजिन ए इन sheer anger picks up a paperweight, paperweight होता है काफी तगड़ा होता है, फ्रॉम द टेबल एंड थ्रोज इट आउट आउट ऑफ द विंडो। बीवी की तरफ फेंकने का डेयरिंग नहीं है बॉस, बीवी की तरफ वो बाहर फेंक देता है विंडो के। ओके, फ्रैक्चरिंग द स्कल ऑफ पैसेंजर। कोई जा रहा था बेचारा गरीब आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके सर पे वो पेपर वेट लग के उसको फ्रैक्चर हो गया स्कल। नाउ हियर इज लाइफ। अरे भाई आप ऐसे कैसे किसी के ऊपर मान, कोई भी रीजनेबल पर्सन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या पत्थर बाहर क्यों फेंक के मारेगा? वरना आपने कल आपको ये क्या बोलते हैं, कुंडी होती है वो गमछा, वो उठा के फेंक दोगे नीचे, गाड़ी भी गिर सकता है, गाड़ी कांच फूट सकती है, स्कल क्रश हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली इज लायबल फॉर कॉजिंग इंजरी टू द पास बायर। Here A had at the time of throwing the paper but neither forced injury to anyone nor contemplated it, yet is culpable because he failed to conform to the conduct of a reasonable। देखिए गुस्सा कितना भी आए किसी को लाल सुझाना नहीं, पहले you don't go and start hitting people unless you are 6'4", okay? तो अगर ऐसा अगर करोगे तो you should have that reason to believe कि कोई मेरे ऊपर फिर से रिटर्न हिट नहीं करेगा। सो नेग्लिजेंस में क्या है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन ऐसा बिहेव नहीं करेगा। ये बाबा गुस्सा है, झगड़ा हो गया, बट स्टिल आपने पेपर वेट बाहर दे मारा या कुछ बाहर हथौड़ी या कुछ कोई बर्तन बिर्तन दे मारा जिसकी वजह से किसी को बाहर वाले को इंजरी हो गई, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर सच काइंड ऑफ एक्ट्स। Negligence in crime, unlike in the case of torts, is not the basis of liability in general. In general, ठीक है, but in few cases जैसे मैंने आपको बोला, जेलर के हाथों negligently अगर कोई बहुत बड़ा ऑफेंडर या convicted person भाग जाता है, that jailer will be responsible for उसको punishment तक हो सकती है, ठीक है? For instance, a man is liable for negligence if it affects the life or personal safety of others, such as in the case of rash and negligent driving। अभी देखो rash and negligent driving, rash navigation of a vessel, negligent conveying of person by water for hire in an unsafe or overloaded vessel, etc। कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर देखिए जब भी एक्सीडेंट होता है बड़ी गाड़ी हमेशा रिस्पॉन्सिबल है, यू रिमेम्बर दैट। ट्रक और कार होगी तो ट्रक विल बी रिस्पॉन्सिबल, कार और बाइक होगी तो कार विल बी रिस्पॉन्सिबल, बाइक और साइकिल होगी तो बाइक, साइकिल और आदमी चल रहा है साइकिल वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। दोनों ने टकराते तो क्या भी दिक्कत नहीं चलता के बात। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यू आर एट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप शिप एयरक्राफ्ट बड़ी गाड़ियां ट्रक्स टेम्पो सामान लेके जा रहे हो, इसलिए ट्रक वाले एक लेन पकड़ के चलते हैं, दैट्स इट। वो ऐसा 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 नहीं। अब जब कोई ऐसा चलाता है तो हम लोग पागल हो गए कि क्या गाड़ी चला रहा है। वो बात अलग है, हम 4 व्हीलर ऐसे चलाते हैं, है ना, हाईवे पे 2 व्हीलर वाला आगे से आ रहा है, वो कुछ नहीं आ रहा है, तो 2 व्हीलर वाला गया, आप देखना हाईवे पे तो जब भी ओवरटेक कर रहा है 2 व्हीलर वाला आगे से लाइट मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, तो नीचे उतर जा, गाड़ी साइड में ले ले। 2 व्हीलर वाला कोई देखता नहीं हाईवे पे। तो इसीलिए कि भाई आई एम एट एज अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस है कि भाई मेरी गाड़ी बड़ी है, आई हैव टू बिहेव मोर केयरफुली। कोई भी रीजनेबल पर्सन केयरफुली एक्ट करेगा। निग्लेक्ट जो है नेग्लिजेंस का, ये बोल सकते हैं नेग्लिजेंस एक वर्ब बोल सकते हैं, निग्लेक्ट एक एडजेक्टिव है जहाँ पे आप बेसिकली निग्लेक्ट करते हो किसी चीज को। ये चीज को आपने कंसीडर करना चाहिए था लेकिन आपने उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया। यू आर नेग्लेक्टिंग सम पर्सन, यू आर नेग्लेक्टिंग सम सर्कमस्टांसेस, यू आर नेग्लेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है? Negligence must be distinguished from neglect. Neglect, unlike negligence, does not indicate a specific attitude of mind,
बट स्टेट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि नेग्लेक्ट आपने किया है। नेग्लिजेंस ये माइंड का फैक्टर है। गाड़ी आराम से चलाओ, आप नेग्लेक्ट, आप केयर करो, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बट नेग्लेक्ट इज एक्चुअली द एक्ट, एक्चुअली आप परफॉर्म कर रहे हो कि यहाँ पे बीच में रिजल्ट ऑफ आइदर इंटेंशन और नेग्लिजेंट एक्ट। तो नेग्लिजेंस का आगे वाला स्टेप जो है कि कहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ, वेयर डिड दैट हैपन, दैट इज नेग्लेक्ट। कहाँ पे एक्चुअल नेग्लेक्ट हुआ, द एक्चुअल एक्ट। A man who knows that the brake of his scooter is defective neglects to set it right and knocks down a child on the road. The harm to the child is caused not by his negligence but by his willful neglect to not repair the brake. So neglect जब मैं बोलता हूँ, it is actually the act. जब मैं negligence बोलता हूँ, it is a thing, a attitude with respect to your mind. Negligence, it's a mental aspect. Neglect is actually a physical act जिसके वजह से नुकसान किसी को होता है। ठीक है। What are the different provisions for mens rea under IPC? The doctrine of mens rea has no application to the offense. ये मैंने आपको बोला था, IPC के अंदर सिर्फ mens rea या एक blameworthy mindset is not responsible. Okay. So they have not mentioned mens rea as such anywhere in IPC. Mens rea को IPC में कहीं पे भी define नहीं किया गया। It is not defined anywhere in IPC mens rea. ठीक है। लेकिन it has been incorporated in two ways IPC. The provisions as to state of mind required for a particular offence have been added in the sections itself by using words such as intentionally, knowingly, voluntarily, negligently, recklessly, fraudulently, dishonestly. अलग अलग शब्द है जहाँ पे वो इनडायरेक्टली मेंस rea के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे सेक्शन 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी, चीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 415 इज चीटिंग, सेक्शन 420 इज डिसऑनेस्टली यू आर ट्राइंग टू प्रोक्योर अ प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन, इंटेंशनली आप किसी को उल्लू बना रहे हो। ये शब्द सारे जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये मेंस rea का ही एक एक्सटेंशन है जो आईपीसी में इस्तेमाल किया गया है। एंड सेकंड, जनरल एक्सेप्शंस के अंदर दिया गया है चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, जहां पे मेंस rea नहीं है। Okay, all whenever there is no mens rea, there is no guilty mindset. सिर्फ गलती से आपसे कोई एक्ट हो गया, it can be a mistake of fact, it can be infancy, it can be intoxication, it can be insanity, it can be accident, it can be necessity, it can be private defense. बहुत सारे फ्रॉम सेक्शन 76 से लेके 106 ये सारे एक्सेप्शंस हैं आईपीसी में, जहाँ पे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। सर मेंस rea नहीं था, दिस वाज नॉट माय गिल्टी इंटेंशन, ये मेरे माइंड में नहीं था, गलती से हुआ है। दैट टाइप आपको एक तो फाइन देके छूट सकते हो या आप पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो सकते हो। These are all the defenses which are given where a person will not be held liable for that particular act from section 76 to section 106। वहाँ पे बहुत सारा, बहुत डिटेल में प्राइवेट डिफेंसेस आगे जाके पढ़ेंगे। For instance, in offences like waging war against the government of India, sedition, kidnapping, abduction, counterfeiting coins, similar ऐसे crimes है, यहाँ पे मेंस rea चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? आपने रेप क्यों किया मतलब? यहाँ पे मेंस rea क्या चेक करोगे? किडनैपिंग क्यों की? पैसे की। एब्डक्शन क्यों किया? कुछ तो मोटिव यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है मेंस rea प्रूव करने की। सेडिशन, आपने सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ छाप दिया जिसके वजह से पीपल स्टार्टेड टू राइट्स हो गए, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो गए, सरकार गिराने की कोशिश की गई, सरकार को खत्म करने की कोशिश की गई। क्लियर है? यहाँ पे मेंस rea चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत हीनियस क्राइम्स है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली सजा दी जाती है। Nevertheless, the courts have applied the doctrine of mens rea in deciding cases even where the section does not speak about it. कोर्ट फिर भी इंटेंशन और मोटिव दोनों ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर अगर मोटिव पता नहीं चला फिर भी उस पर्सन को आप सजा दे सकते हो फॉर सर्टेन पर्टिकुलर ऑफेंसेस। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस डीपी पांडे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रीइटरेटेड that unless a statute either clearly or by necessary implication rules out mens rea as a constituent part of a crime, a person should not be found guilty of an offence if he does not have a guilty mind. तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, स्पेसिफिकली अगर आईपीसी में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे मेंस rea चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको सजा दे सकते हो। बट
अगर ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं तो मेंस रिया चेक जरूर होना चाहिए। गिल्टी माइंड अगर नहीं होगा, दैट पर्सन विल नॉट बी पुनिश्ड। मेंस रिया इज इंपॉर्टेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सम केसेस आर देयर जहां पे मेंस रिया चेक नहीं किया जाता। So we'll stop here. We understood the different words which are used to indicate mens rea in IPC. Okay? कैसे कैसे अलग तरीके से आईपीसी में इंक्लूड किया गया है। कल we will talk about strict liability. ठीक है? So we'll stop here. Thank you.